हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपका जोरदार स्वागत करता हूं अड्डा 24/7 क्लास 9 एंड 10 यूट्यूब चैनल पे। आपको मेरी तरफ से प्यार भरा गुड इवनिंग। जी हां, तो साइंस का लाइव सेशन लेकर मैं फिर से हाजिर हो चुका हूं। जी हां, कल हमने मुलाकात की थी और आज फिर मुलाकात हो रही है। मुलाकात तो अब रोज होगी, है ना। और आज आपके लिए एमसीक्यू का पार्ट तीसरा लेकर आया हूं, थर्ड पार्ट लेकर आया हूं। जी हां, आपको मैंने पहला पार्ट कराया, दूसरा पार्ट कराया कल, और आज तीसरा पार्ट करा रहा हूं जिसमें मैं आपको एमसीक्यू की प्रैक्टिस कराऊंगा। तो बच्चों, सेशन को शेयर कर दो और लाइक कर दो, है ना। अपने दोस्तों को जरूर शेयर करो। जितना ज्यादा बच्चे पढ़ेंगे उतना ज्यादा बच्चों का फायदा होगा, है ना। और ये मैं हमेशा बोलता हूं, पढ़ोगे तभी तो आगे बढ़ोगे, और तभी तो ये चैनल है आपका अड्डा कामयाबी का। ये मैं कहता हूं कि नहीं। चलिए, तो अब एमसीक्यू प्रैक्टिस शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, है ना। आप ईगरली वेटिंग में होंगे कि सर जल्दी से पढ़ाओ, जल्दी से एमसीक्यू प्रैक्टिस कराओ। तो बस मैं शुरू कर रहा हूं, आप भी तैयार हो जाओ। शेयर कर दो, लाइक कर दो सेशन को, और अब मैं आगे चलता हूं और सेशन को बढ़ाता हूं। और आपके सामने पहला क्वेश्चन, मैं इस एमसीक्यू पार्ट 3 का पहला क्वेश्चन लेकर आ चुका हूं। बताओ क्या पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। निम्न में से कौन ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। देखो यहां ध्यान देना, नहीं है पूछा है नहीं पूछा है, नहीं है। बताओ, चार ऑप्शन, चार विकल्प दिए गए हैं। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस यानी प्राकृतिक गैस का दहन, रेस्पिरेशन यानी श्वसन, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट यानी शाक सब्जियों का विघटित होना, कंपोस्ट बनाना, और डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड यानी सिल्वर क्लोराइड का वियोजन। क्या होगा आंसर, बताओ। चलो एक एक करके मैं आपको समय दे रहा हूं, पहले अपना आंसर बता दो और फिर मैं अपना आंसर बताता हूं, ठीक है। दोनों तरफ से, उधर से भी आंसर आना चाहिए और इधर तो आखिरी में मैं अंत में सही उत्तर तो बताऊंगा ही बताऊंगा, है ना। जल्दी से बताओ। चलो एक एक करके विकल्प देख लिया जाए। अच्छा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन यानी ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, सच केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट निकले, ऊर्जा निकले, है ना। और यहां पूछा है कि कौन सी एक्सोथर्मिक नहीं है, ठीक है। तो अब पहला देख लेते हैं। पहला लिखा है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। अगर प्राकृतिक गैस को जलाओगे तो ऊर्जा निकलेगी ना, तो इसका मतलब ये तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो पहला तो उत्तर नहीं हो सकता क्योंकि पूछा क्या है, नॉट, नहीं है। तो पहला तो है, तो पहला तो उत्तर नहीं होगा। दूसरा, श्वसन क्रिया, भोजन करते हैं और भोजन में जो ग्लूकोज है वो हमारे शरीर में क्या होता है, ऑक्सीजन के मौजूदगी में तोड़ा जाता है और क्या निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, पानी बनता है और ऊर्जा निकलती है, एनर्जी। यही तो है श्वसन क्रिया। श्वसन क्रिया यानी रेस्पिरेशन प्रोसेस, यही तो है। ये C6H12O6 मैंने क्या लिखा, ग्लूकोज। और जब हम सांस ले रहे हैं तो शरीर में क्या जा रहा है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के मौजूदगी में ग्लूकोज का विखंडन हुआ, डिकम्पोजिशन हुआ, मतलब टूटा, और कार्बन डाइऑक्साइड बना, पानी बना और एनर्जी बना। कार्बन डाइऑक्साइड हम वापस शरीर से बाहर निकाल देते हैं सांस के द्वारा और ऊर्जा का उपयोग कर लेते हैं। तो इसमें ऊर्जा उत्पन्न हुई, तो ये तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो ये उत्तर हो नहीं सकता क्योंकि पूछा क्या है, नॉट, है ना। डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट, ये तो कल बताया था कि गड्ढा खोद के साग सब्जियों का छिलका, बचा हुआ खाना आप गड्ढे में डाल दो, ऊपर से मिट्टी डाल दो, तो थोड़ी दिनों बाद वो विघटित होकर कंपोस्ट बन जाएगा। और जब उसको खोदोगे तो गर्मी निकलेगी, यानी कि ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो ये भी नहीं हो सकता। डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, ये नहीं है। जी हां, तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा डी। क्यों, क्योंकि सिल्वर क्लोराइड को तोड़ने के लिए हमको ऊष्मा देनी पड़ती है, ऊष्मा निकलती नहीं है। ये देखो, सूर्य का प्रकाश, है ना। सूर्य का प्रकाश जब सिल्वर क्लोराइड पे पड़ा तो सूर्य के प्रकाश यानी सनलाइट की मौजूदगी में क्या हुआ, ये सिल्वर और क्लोरीन में टूट गया, है ना। तो यहां ऊर्जा निकली नहीं, ऊर्जा देनी पड़ी। ये देखो ऊर्जा, कौन सी ऊर्जा, सौर ऊर्जा देनी पड़ी। तो सौर ऊर्जा में जो गर्मी थी उसको लेकर ये सिल्वर क्लोराइड टूट गया। तो ये एक्सोथर्मिक नहीं है, ये क्या है मेरे बच्चा, ये ऊष्मा शोषी है, यानी कि एंडोथर्मिक रिएक्शन है ना।
क्या है? ऊष्माशोषी अभिक्रिया है ये। क्लियर? समझ में आया? क्लियर? बिल्कुल। तो ये एंडोथर्मिक है। तो पूछा क्या था? कौन एक्सोथर्मिक रिएक्शन नहीं है? तो आंसर था आपका ये, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक नहीं है, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। क्लियर? समझ में आया? देख रहे हो कि नहीं? चलो, तो पहला क्वेश्चन हल कर लिया हमने। जी हाँ, बिल्कुल हल कर लिया है, सॉल्व कर लिया है, और अच्छे तरीके से एक एक ऑप्शन को हमने चेक भी किया। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चले। बिल्कुल, आप इंतजार कर रहे होंगे। तो ये देखो जादू, और अगला क्वेश्चन आ चुका है। क्या पूछा है? ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन, है ना। अब मीथेन का सबसे पहले तो फॉर्मूला हमारे पास होना चाहिए। फॉर्मूला नहीं तो आंसर नहीं कर पाओगे। तो मीथेन होता है, फॉर्मूला इसका CH4, यही होता है मीथेन। मेथ मतलब एक कार्बन, और एन मतलब एक एक बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, है ना। तो ये देखो हो गया, एक एक बॉन्ड और एक कार्बन मतलब मेथ। अब इसका हमको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर यानी कि इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले हमको यह पता होनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्यों बनाएंगे हम, है ना। उससे क्या पता चलेगा? तो देखो, हर तत्व अपने कक्ष को इलेक्ट्रॉन से भरना चाहता है ना। तो कार्बन के पास बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4। इसीलिए कार्बन की वैलेंसी यानी संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है ना। तो उसको अगर एक 4 इलेक्ट्रॉन और मिल जाए, तो 4 पहले से थे उसके पास, 4 और ले लिया, हो गए 8, है ना। तो 8 हो जाने के बाद कार्बन स्टेबल हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। तो कार्बन क्या करता है? कार्बन इलेक्ट्रॉन का साझा करता है, शेयरिंग करता है किसी दूसरे तत्व के साथ। जैसे यहां कार्बन के अलावा दूसरा तत्व क्या है? हाइड्रोजन। तो कार्बन बोलेगा हाइड्रोजन से कि हाइड्रोजन, तुम्हारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तुम्हारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, उस एक इलेक्ट्रॉन को मैं अपने एक इलेक्ट्रॉन के साथ क्या कर लेता हूं? मिलाकर साझा कर लेता हूं और कोवलेंट बॉन्ड बनाता हूं, ठीक है। तो अब कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन के पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन का ये एक इलेक्ट्रॉन, कार्बन का इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या बन गया? एक बॉन्ड बना। उसी तरह यहां ये बन गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। देखो दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है कि नहीं? ये देखो, ये कार्बन है, साफ साफ दिख रहा है। ये देखो कार्बन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये देखो 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है? 1, कार्बन की 4। तो कार्बन को 4 और चाहिए, तो 4 और हाइड्रोजन आएंगे। अब हाइड्रोजन की देखो साफ साफ यहां दिख रहा है, ये देखो हाइड्रोजन के पास एक एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब हाइड्रोजन का एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन के एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ मिलकर एक कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। तो ये एक कोवलेंट बॉन्ड, ये एक कोवलेंट बॉन्ड, ये कोवलेंट बॉन्ड, ये कोवलेंट बॉन्ड। तो स्ट्रक्चर क्या बना? कार्बन और ये हाइड्रोजन के बीच में एक कोवलेंट बॉन्ड, एक कोवलेंट बॉन्ड, एक कोवलेंट बॉन्ड, एक कोवलेंट बॉन्ड। मतलब एक बॉन्ड क्या बता रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन के बीच में बनता है। ये 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन से एक कोवलेंट बॉन्ड बनता है। समझ में आया? तो देखो 4 कोवलेंट बॉन्ड से मिलकर ये बना है मीथेन, और ये रहा इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। समझ में आया? समझ में आया? तो 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन बांट लिया कि भैया, कार्बन बोल रहा है कि मेरा इलेक्ट्रॉन तुम अपने में गिन लो तो तुम स्टेबल हो जाओगे, क्योंकि हाइड्रोजन को चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हाइड्रोजन का पहले कक्ष में कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन? 2। पहला कक्ष के होता है ना, के में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं? 2। हाइड्रोजन के पास कितने हैं? 1। तो एक और मिल जाए तो हाइड्रोजन स्टेबल हो जाएगा। तो हाइड्रोजन कह रहा है ठीक है कार्बन, तुम्हारा एक इलेक्ट्रॉन मैं अपने में गिन लेता हूं। तो कार्बन बोल रहा है कि ठीक है, मैं तुम्हारा एक इलेक्ट्रॉन अपने में गिन लेता हूं। मतलब गाड़ी एक है,
दो लोग मिलके चला रहे है ना, और दोनों लोगों से जब पूछा गया तुम्हारी गाड़ी ये है ना, दूसरे से पूछा गया ये है ना, तो एक गाड़ी दो लोग मिलके चला रहे हैं और दोनों बोल रहे हैं कि ये मेरी गाड़ी है, वही बात है। ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन, कार्बन भी बोल रहा है कि दोनों मेरे हैं और हाइड्रोजन भी बोल रहा है कि दोनों मेरे हैं। असल में क्या, वो तो एक एक इलेक्ट्रॉन थे दोनों के, दोनों ने इसको शेयर कर लिया। जैसे गाड़ी को दोनों लोगों ने शेयर किया, उसी तरह यहां शेयर कर लिया और ये बन गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इस तरीके से आप किसी भी कार्बन के कंपाउंड का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हो। ध्यान ये रखना कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है और एक बॉन्ड बनाने के लिए, एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है ना, ये याद रहेगा तो आपको गलती कभी नहीं होगा। तो दूसरा क्वेश्चन हमने हल कर लिया, आगे चले। चलो अगले क्वेश्चन पे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है ना। क्या पूछा है, कौन सी ब्लड वेसल यानी रक्त नलिका ब्लड को यानी रक्त को हार्ट यानी हृदय से फेफड़े की तरफ ले जाती है? बताओ, 4 विकल्प दिया है। एओर्टा यानी महाधमनी, वेना कावा यानी महाशिरा, पल्मनरी वेन यानी फुसफुसीय शिरा और पल्मनरी आर्टरी यानी फुसफुसीय धमनी। बताओ क्या होगा, सोचो समझो, समय लो, सही उत्तर बताओ क्या होगा। देखो एक चीज दिमाग में बैठा लो कि वो रक्त नलिका जो ब्लड को हृदय से दूर ले जाती है, हृदय से हार्ट से दूर ले जाती है, वो होती है धमनी यानी आर्टरी, है ना। समझ में आया, दूर। तो धमनी क्या करती है, धमनी रक्त को हृदय से दूर ले जाती है, दूर। और वो धमनी जो रक्त को हृदय से दूर फेफड़ों तक ले जाती है, तो वो भी तो धमनी ही ना होगी। तो शिरा वाला आंसर तो पहले गलत हो गया। ठीक है, ये 2 आंसर गलत हो गए। क्यों गलत हो गए, क्योंकि वेन यानी शिरा हृदय से दूर नहीं, हृदय के तरफ ब्लड को लाती है, हृदय से दूर नहीं, हृदय के तरफ। जबकि यहां क्या लिखा है, फ्रॉम हार्ट टू लंग्स, यानी यह कह रहा साफ साफ क्वेश्चन में, प्रश्न में, कि हृदय से दूर फेफड़ों तक। तो हृदय के से दूर जा रहा है रक्त, ब्लड जो है ना वो हृदय से, हार्ट से दूर जा रहा है, पास नहीं आ रहा है। तो पास आता तो वेना का मतलब वेन्स होती, शिराएं होती, लेकिन पास तो आ नहीं रहा है, तो शिराएं तो नहीं होंगी। अब बचा 2 ऑप्शन, ए और डी। अब आंसर क्या होगा, क्या होगा, तो हार्ट से फेफड़े की तरफ ब्लड क्यों जा रहा है, ताकि अभी ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड है और उसको ब्लड में चाहिए ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन कहां मिलेगा, लंग्स में, है ना। तो हार्ट से लंग्स की तरफ कौन ले जाएगा, वो ले जाएगा पल्मनरी आर्टरी। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, डी होगा। जी हां, हार्ट से लंग्स की तरफ कौन ले जाता है, पल्मनरी आर्टरी। और फिर जब रक्त कहां पहुंचा, फेफड़े में, लंग्स में, और फिर अब रक्त में क्या घुल गया, ऑक्सीजन। अब उस रक्त को लंग से हार्ट की तरफ कौन लाएगा, तो हार्ट की तरफ पल्मनरी वेन। तो यही 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो अक्सर मतलब बच्चे गलत करते हैं। हृदय से फेफड़े की तरफ कौन ले जाता है, पल्मनरी आर्टरी, और फेफड़े से हृदय की तरफ कौन लाता है, पल्मनरी वेन। ठीक है, और याद करने का ट्रिक बता दिया है कि आर्टरी, धमनी हमेशा दूर ले जाती है, आर्टरी हमेशा दूर ले जाती है हृदय से, और वेन्स यानी शिरा हार्ट की तरफ लाती है। क्लियर, समझ में आया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेनल। अब याद करो, कल मैंने क्वेश्चन पूछा था, कल के सेशन में अगर आपने देखा होगा, फंक्शनल ग्रुप पहचानो, है ना। तो कल का फंक्शनल ग्रुप याद होगा, क्वेश्चन मैंने पूछा था, कीटोन था उसमें। तो अब आपसे पूछा है कि प्रोपेनल का स्ट्रक्चर बनाओ। तो प्रोपेनल का स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, तो पहले ये देखो इसमें कितने कार्बन हैं, है ना, और कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। 2 चीज पहचानना बहुत जरूरी है, 2 चीज पहचानना बहुत जरूरी है। तो यहां आपको प्रोप, इससे क्या समझ में आ रहा है, तो मेथ मतलब 1 कार्बन, एथ मतलब 2 कार्बन, प्रोप मतलब 3 कार्बन। इसका मतलब यहां 3 कार्बन है। और ये अल क्या बता रहा है, ये अल ये बता रहा है कि उस 3 कार्बन के साथ कौन सा फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है,
अल्डिहाइड जुड़ा है। अल्डिहाइड की पहचान क्या होती है? CHO। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं बनाता हूं स्ट्रक्चर, 1 2 3 है ना, और 3 में एक तो अल्डिहाइड होगा ही, तो अल्डिहाइड मतलब CHO है ना, तो CHO हो गया। अब बचा ये कार्बन, तो 2 बॉन्ड ये हो गए, और कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4, तो 2 मतलब 2 और जोड़ना है, तो 2 और किसके साथ जोड़ूंगा? हाइड्रोजन के साथ। इसके साथ 1 है तो 3 और बनाऊंगा हाइड्रोजन। हो गया प्रोपेनल, हो गया प्रोपेनल। देखो CH3 CH2 CHO, आ गया ना आंसर, आ गया ना आंसर। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं? बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि देखो CH3 CH2 CHO, तो देखो 3 कार्बन तो प्रोप, और अल्डिहाइड है तो नल, तो प्रोपेनल। हो गया आंसर, आ गया ना। इस तरीके से आप अगर स्ट्रक्चर बनाने को कहा जाए तो बना लोगे ना। बस स्ट्रक्चर ये देखो पहले क्या पूछा है, तो 2 चीज ध्यान रखना, कार्बन कितना है, मेथ मतलब 1 कार्बन, प्रोप मतलब 3 कार्बन, ब्यूट मतलब 4 कार्बन, पेंट मतलब 5 कार्बन, ऐसे पहचान लोगे। और आखिरी में देख लो कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। बस फंक्शनल ग्रुप, अल्डिहाइड है तो CHO लगेगा, कीटोन है तो C डबल बॉन्ड O लगेगा, है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड है तो C डबल बॉन्ड OH लगेगा, है कि नहीं? बहुत आसान है। क्लियर? पहचानना आसान है कि नहीं? चलो आगे चले, तो ये हो गया, तो यहां फंक्शनल ग्रुप अल्डिहाइड था, ये CHO। चलो आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। मजा आ रहा है ना? बिल्कुल इसी तरह प्रैक्टिस करते रहो बच्चों। देखो दिमाग ना खोलने की जरूरत है, बहुत सिंपल है। अप्रोच क्या होनी चाहिए ये मायने रखता है। क्वेश्चन को कैसे हल करें, अब आपको मैंने इस टाइप के क्वेश्चन को हल करने का तरीका बता दिया, तो बस ऐसे कितने भी प्रश्न आ जाए हल कर लोगे। चलो अगले क्वेश्चन पे। प्रोपाइन, प्रोपाइन जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C3H4, उसमें कितने कोवलेंट बॉन्ड होते हैं? अभी आपने सीखा कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से, इलेक्ट्रॉन के साझा से जो बॉन्ड बनता है उसे कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं, है ना। मीथेन का भी हमने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाया था, तो कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन से मिलकर कोवलेंट बॉन्ड बना रहा था, तो 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं एक, यही हमने सीखा। तो अब आपको यह पूछा है प्रोपाइन में कितने कोवलेंट बॉन्ड है। तो अगर प्रोपाइन का आप स्ट्रक्चर बना लो, प्रोपाइन का स्ट्रक्चर बना लो, प्रोपाइन का स्ट्रक्चर बना लो, प्रोपाइन का स्ट्रक्चर बना लो, तो आंसर आ जाएगा, है ना। तो देखो प्रोपाइन में कितने कार्बन है, प्रोप मतलब 3 कार्बन, और आइन क्या बता रहा है कि कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड होंगे। एन मतलब डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, इन मतलब डबल बॉन्ड, आइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड, है ना। तो आंसर है सी। अब देखो स्ट्रक्चर देखो, ये देखो 3 कार्बन है, 1 2 3, ठीक है, और आइन था, आइन था मतलब कहीं कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा। देखो 3 बॉन्ड है और बाकी हाइड्रोजन से जोड़ दिया, तो देखो ये एक कोवलेंट बॉन्ड, 2 3 4 5 6 7, एक 8, तो आंसर क्या हुआ 8। 8 किसमें है, सी में है, आ गया आंसर। आगे चलें, क्लियर। स्ट्रक्चर बस देखना था, है ना, समझ में आया। चलो आगे चलते हैं। अच्छा जैसे आपसे पूछ लेता मीथेन में बताओ, तो मीथेन मतलब CH4, CH4 मतलब कार्बन से 4 हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो 1 2 3 4, 4 कोवलेंट बॉन्ड है मीथेन में, बस गिनना तो है ना। चलो आगे चलते हैं। इथाइन विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H2 हैज, अब देखो प्रोपाइन दिया था, अब इथाइन में पूछा है, आप बताओ। अब मैं नहीं बताऊंगा, मैंने नहीं बताना, आपको बताना है बच्चों। तरीका सीखा। देखो इथाइन, आपका काम आसान हो गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे दिया है, नहीं भी दिया होता तो भी निकाल लेते। एथ मतलब कितने, 2 कार्बन, ठीक है, 2 कार्बन। आइन, आइन मतलब कार्बन कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। एन होता इथेन ब्यूटेन पेंटेन सिंगल बॉन्ड, इन होता है तो डबल बॉन्ड, आइन होता है तो ट्रिपल बॉन्ड। तो यहां कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड,
तो कार्बन अधिकतम मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनाता है? 4, 3 तो बन गए, बचा कितना? 1। तो 1 बना देंगे किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ, है ना। अब आप बताओ कितने कोवेलेंट बॉन्ड है? तो 3 तो ये हो गए, 1 2 3, एक 4 एक 5, 5 किस में दिया है? बी में। तो आंसर क्या होगा? बी होगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सीख लिया? सीखा कि नहीं? अब इस टाइप के क्वेश्चन आप कभी गलत नहीं करोगे, स्ट्रक्चर बनाकर गिन लो, आंसर आ गया। चलो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एबायोटिक फैक्टर ऑफ इकोसिस्टम? जो पारितंत्र होता है, इकोसिस्टम होता है ना, वो 2 चीजों से मिलकर बना होता है, उसका बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट, यानी जैव घटक और अजैव घटक, है ना। तो पूछा क्या है, इनमें से कौन अजैव घटक नहीं है? तो एबायोटिक कंपोनेंट कौन नहीं है? तो एबायोटिक कंपोनेंट में क्या आता है? चलो देखते हैं। टेम्परेचर, टेम्परेचर एबायोटिक है कि बायोटिक है? तो टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर एबायोटिक है, अजैव घटक है। जंतु, जंतु बायोटिक कंपोनेंट है, जैव घटक है। क्या है? जैव घटक है कि नहीं? बिल्कुल। वाटर, ये भी एबायोटिक है, यानी अजैव घटक है। मिट्टी, सॉइल, ये भी एबायोटिक है। तो पूछा था कि कौन एबायोटिक नहीं है, तो आंसर होगा एनिमल। जितने भी जानवर हैं, पेड़ पौधे हैं, वो सब बायोटिक कंपोनेंट होते हैं, जैव घटक होते हैं। किसके? पारितंत्र के, यानी इकोसिस्टम के। तो आंसर होगा बी, और बी उत्तर है, तो बी मैंने लगा दिया। तो आंसर देख लेते हैं, बी हो गया, है ना। तो ध्यान रखना, ये देखो आपको इसीलिए दिखाया है, पेड़ पौधे, जानवर, बैक्टीरिया, ये सभी बायोटिक फैक्टर हैं, बायोटिक कंपोनेंट है, जैव घटक हैं, ठीक है। मिट्टी, तापमान, वर्षा, पहाड़, चट्टान, है ना, तापमान, खनिज, ये सभी अजैव घटक होते हैं, एबायोटिक कंपोनेंट होते हैं इकोसिस्टम के, और इन दोनों से मिलकर ही इकोसिस्टम बनता है, ठीक है। जो भी बायोटिक कंपोनेंट है ना, वो एबायोटिक कंपोनेंट पर निर्भर होते हैं। समझ में आया? आप सूर्य पे निर्भर हो, हम लोग सूर्य पे निर्भर हैं, है ना। तो वही चीज समझना है, तब जाकर पारितंत्र बनता है। क्वेश्चन नंबर 8, प्रोपेनल में कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है? बहुत आसान, आखिरी में देखो क्या लगा है? अल। अल क्या बता रहा है? अल बता रहा है कि अल्डिहाइड है। कितना? अरे बी ऑप्शन, अल्डिहाइड। देखो प्रोपेनल का स्ट्रक्चर क्या है? सी, ये होता है ना, तो अल आखिरी में CHO। अल क्या दर्शा रहा है? प्रोपेनल तब होता है जब अल्डिहाइड होता है, क्योंकि प्रोपेनॉल तब होता है जब अल्कोहल होता है। प्रोपेनोइक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, प्रोपेनॉन मतलब कीटोन होता है, प्रोपेनल यानी कि अल्डिहाइड, ठीक है। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर बहुत बढ़िया, यहां आपको एक रिएक्शन दिख रहा है। इस रिएक्शन में निकल की मौजूदगी में इन दोनों कार्बन पे क्या जोड़ दिया? हाइड्रोजन जुड़ गया। तो ये कौन सा रिएक्शन है? अब आपके सामने विकल्प दिया है, क्या ये एडिशन है, क्या ये सब्स्टिट्यूशन है, क्या ये कंबशन है, क्या ये ऑक्सीडेशन है। अब आप साफ साफ देखो कि यहां देखो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड था, यानी ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हुआ, है ना। और अगर यहां हम हाइड्रोजन जोड़ देंगे तो फिर डबल बॉन्ड सिंगल में बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि कार्बन की तो वैलेंसी 4 ही होती है, कार्बन आप 4 ही बॉन्ड बना सकता है ना। तो अगर यहां आप हाइड्रोजन जोड़ रहे हो तो 5 हो जाएगा अगर ये 2 को 1 नहीं करोगे। तो यहां देखो डबल डबल बॉन्ड था, यहां 1 हो गया, लेकिन यहां क्या हो गया? हाइड्रोजन जुड़ गया। तो जुड़ना, ऐड, तो रिएक्शन कौन सा होगा? रिएक्शन होगा एडिशन रिएक्शन। जी हां, और इसी रिएक्शन का इस्तेमाल करके वनस्पति घी बनाया जाता है। और इसमें साफ साफ ये क्वेश्चन आता है कि कैटलिस्ट के तौर पे कौन सा मेटल लिया जाता है? निकल, है ना। तो देखो हाइड्रोजन जुड़ रहा है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड पे हाइड्रोजन जुड़ सकता है, ठीक है। कार्बन कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो तो हाइड्रोजन जुड़ सकता है। चलो नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन, यहां क्या लिखा है? CH3CH2OH। क्वेश्चन नंबर 10, ये है इथेनॉल, C2H5OH, इथेनॉल है ना। तो इथेनॉल को जब एल्कलाइन माध्यम में KMnO4
और पोटेशियम डाइक्रोमेट की मौजूदगी में गर्म करते हैं तो यहां देखो ये इथेनॉल में जो OH है ना फंक्शनल ग्रुप, ये बदल के COOH हो जा रहा है। तो ये किस टाइप का रिएक्शन है? एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, कंबस्शन की ऑक्सीडेशन? बताओ। तो जाहिर सी बात है एडिशन तो होगा नहीं। एडिशन में क्या होता है? डबल या ट्रिपल बॉन्ड पे हाइड्रोजन जुड़ता है, तो यहां कहीं हाइड्रोजन तो जुड़ता हुआ नहीं दिख रहा है ना। लेकिन यहां अल्कोहल जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जा रहा है, और इसमें एक ऑक्सीजन था, यहां 2 ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन की वृद्धि, इंक्रीज इन द ऑक्सीजन, क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। तो बच्चा लोग इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? डी होगा, डी होगा, डी होगा। ठीक है, तो ये रहा आज के एमसीक्यू का आंसर। ये लास्ट एमसीक्यू था और इसका भी हमने आंसर देख लिया। तो बच्चों ये रहा आज का एमसीक्यू जो आपने प्रैक्टिस किया। आई होप आपने अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा। तो बच्चों इसी तरह पढ़ते रहो, जुड़ते रहो, और टेलीग्राम चैनल को जुड़ना बहुत जरूरी है। आई होप कि आप लोग जुड़े होंगे। अगर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए और इसको अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच आज के सेशन के लिए। इसी तरह हम रोज एमसीक्यू प्रैक्टिस कराते रहेंगे। कल फिर मिलेंगे शाम को 7 बजे। तब तक पढ़ते रहिए। जय हिंद।